ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। देखो, सबसे पहले बेसिकली इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि प्रिंट कल्चर आया कैसे, है ना। आज अपन लोग देखते हैं कि प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, है ना। क्या ये हमेशा से वैसे ही रही क्या बेटा? ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन थी क्या? नहीं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओरिजिन हुआ होगा प्रिमिटिव फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में प्रिंट कल्चर आया कहाँ से, प्रिंटिंग मशीन कैसे बनी, पहले के लोग कैसे प्रिंट करते थे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे प्रिंटिंग मशीन क्या हुई बेटा, इवॉल्व हुई। और आज क्या होता है बेटा, एक क्लिक में हम लोग क्या करते हैं, कई हजार प्रिंटिंग पेजेस क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। पर क्या हमेशा से ऐसा था क्या बेटा? नहीं। तो उसी के बारे में पूरा एवोल्यूशन, उसका क्या रोल था, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, फ्रेंच रिवोल्यूशन में, है ना, इंडिया में जो मूवमेंट स्ट्रगल चले उसमें क्या रोल था, उसके बारे में हम लोग बेसिकली पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बेटा कि प्रिंट कल्चर, ये जो प्रिंटिंग है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ ओरिजिन हुआ, कैसे धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, स्प्रेड हुआ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, कैसे इंडिया में आया, कैसे यूरोप में गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली समझो, जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का बर्थ प्लेस क्या है बेटा? चाइना। क्या है? चाइना। चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। कब? लगभग 594 एडी में। एक चीज और याद रखना, प्रिंटिंग तो हो गई थी ना, प्रिंटिंग का ओरिजिन तो हो गया था, पर क्या पहले जो प्रिंटिंग होता था पेपर में होता था क्या बेटा? नहीं, है ना। पहले पेपर वगैरह में प्रिंटिंग नहीं होती, क्योंकि पेपर जो बना अभी बहुत मॉडर्न बना हुआ है, ठीक है ना। पहले पेपर वगैरह में चीजें नहीं लिखी जाती थी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अपन लोग आगे पढ़ेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह, है ना। तो क्या मैन्यूस्क्रिप्ट जो बड़े बड़े ग्रंथ वगैरह जो लिखे जाते थे, क्या पेपर में लिखे जाते थे बेटा? नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे पत्तियां होती थी, आपने सुनी होगी पाम लीव्स, है ना। तो पाम लीव्स में क्या होते थे बेटा? लिखे जाते थे, है ना। और उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पाम लीव्स है, पत्ती है, तो हो सकता है तो कुछ समय बाद बेटा उसमें टर्माइट्स लग जाए तो पूरा खराब कर देंगे ना। तो फिर एक चीज और जानो कि पेपर का डिस्कवरी भी कहाँ होता है बेटा? चाइना में ही होता है। चाइना में आज भी आप जाओगे तो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से वो पेपर बनाते हैं। हालांकि बहुत मशीन डेवलप हो गई है आज तो, पेड़ होता है ना, पेड़ के सैप से पेपर बनता है। आज तो बहुत सारे पेपर आप बना सकते हो, पर चाइना आज भी क्या करता है, ट्रेडिशनल मेथड है ना, उससे पेपर बनाता है। तो सब आगे समझेंगे हम लोग। पहले ये जानो कि चाइना में क्या हुआ था बेटा, सबसे पहले प्रिंट का ओरिजिन हुआ था, है ना। और जो ओरिजिन हुआ था चाइना में, सबसे बेसिक टाइप की प्रिंटिंग क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी, सबसे प्रिमिटिव टाइप की प्रिंटिंग ओरिजिन हुई थी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं, समझो। ये देखो, जैसे ये लकड़ी है ना, इस पे क्या कर लिया मैंने, लेटर को कार्व कर लिया। क्या कर लिया? कार्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके ऊपर इंक लगाऊंगा और पेपर के ऊपर कैसा कर दूंगा, रब कर दूंगा, तो प्रिंट हो गया कि नहीं, है ना। तो ये क्या थी? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ऐसे लकड़ी जो होते थे, है ना, उसमें क्या कर लिया जाता है बेटा, लेटर हो गया, पेंटिंग हो गया, जो आपको छापना है उसको कार्विंग कर लिया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद उस पर इंक लगा देते थे और इंक लगा के उसको पेपर के ऊपर ऐसा, है ना, छाप देते थे। तो ऐसे ही क्या होती थी बेटा, प्रिंटिंग होती थी। पर आपको नहीं लगता बेटा कि ये प्रिंटिंग में बहुत समय लगता होगा, ठीक है ना। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में अगर कोई चीज आपको प्रिंट करना, कोई किताब छापना है, बहुत समय लगता था, कई साल लग जाते थे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती थी। तो ये सबसे प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी था, है ना, सबसे प्रिमिटिव प्रिंटिंग टाइप था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये सबसे पहले कहाँ आया था बेटा? चाइना में। फिर चाइना से कहाँ जाता है बेटा? जापान। और जापान से कहाँ जाता है? कोरिया। तो चाइना में कब आया था बेटा? 594 एडी में, है ना। और 798 एडी तक कहाँ पहुंचता है ये बेटा? जापान पहुंचता। अब बोलोगे सर ऐसे घूमते घूमते पहुंच गया क्या बेटा? नहीं, देखो, चाहे चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, यहाँ एक धर्म कॉमन है बेटा। वो कौन सा धर्म है? बुद्धिस्ट। कौन सा है? बुद्धिस्ट। और पहले क्या होता था, जो मिशनरीज होते हैं, मिशनरीज समझते हो, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अब सीधी सी बात है, हर देश के लोग क्या करते थे बेटा, जैसे चाइना है, चाइना के बुद्धिज्म जो मिशनरीज होंगे वो क्या करेंगे बेटा, धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ जाएंगे? जापान। तो जापान के कुछ लोग भी चाइना आएंगे, है ना, देखने, धर्म का प्रचार करने, कुछ नई चीजें सीखने। वैसे कोरिया भी जाएंगे। तो ये जो मिशनरीज होते थे, बुद्धिस्ट मिशनरीज, बेसिकली ये क्या करते थे बेटा, जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो वहां का कल्चर भी देखते थे, वहां की टेक्नोलॉजी भी देखते थे। तो जब जापान,
है ना। जापान से मिशनरीज आए चाइना में, तो उन्होंने क्या देखा बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखी, और इस टेक्नोलॉजी को कहां तक ले गए बेटा, जापान तक। फिर ऐसे कोरिया तक क्या हुई बेटा, स्प्रेड। तो कोरिया में कब हुई थी, कोरिया में लगभग मिड 13th सेंचुरी में। कब हुई थी बेटा, मिड 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये प्रिंट टेक्नोलॉजी, बेसिकली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या हुई थी, कोरिया तक गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन कहाँ हुआ था प्रिंट टेक्नोलॉजी का, तो कहाँ हुआ था बेटा, चाइना। फिर चाइना से कहाँ गया बेटा, जापान, और जापान से कहाँ गया, कोरिया। चाइना में भी वहाँ की कैपिटल आपने सुनी होगी सांघाई, है ना। सांघाई क्या था बेटा, हब था प्रिंट कल्चर का। वहीं जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह थी सब कहाँ लगती थी, सांघाई में ही लगती थी, ठीक ना। वहीं बुक प्रिंट होती थी, वहीं पेज वगैरह भी, पेपर वगैरह भी क्या होते थे, वहीं बनते थे। तो ये देखो, प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। तो चाइना में डेवलप हुई, धीरे धीरे जापान गई तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया होगा, फिर कोरिया गई तो उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, तो धीरे धीरे प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या होती गई, डेवलप, है ना। इन तीनों में से सांघाई क्या था बेटा, हब था, ठीक है ना। चाइना में सांघाई हब था। और जो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो पहली बुक छापी गई थी, प्रिंट की गई थी, वो गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। कौन सी बेटा, बाइबल। गुटेनबर्ग जो है ना बेटा, उनको जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस का फादर बोला जाता है। ये सब लोग हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। तो प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ बेटा, नए आइडियाज, है ना, पहले रिफॉर्म हुआ। क्यों, कैसे फैले बेटा, एक चीज बताओ, मान लो मैं फिलोसफर हूँ, मेरे कुछ आइडियाज है, मेरी रेशनल थिंकिंग है, अगर मेरे को दूसरे तक बताना है, ठीक है ना, मैं चलो एक लोग को बैठा लूंगा, 2 लोग को बैठा लूंगा, 100 लोग को बैठा लूंगा, है ना, उनको बता दूंगा। अगर मेरे को अपने आइडियाज वर्ल्ड तक पहुंचाने हैं तो मेरे को कुछ ना कुछ प्रिंट मीडिया तो लगेगा। आज तो क्या है, मास मीडिया चलता है ना। आप देखते हो टीवी देखते हो, सोशल मीडिया है, कोई भी न्यूज़ होती है स्प्रेड कर जाती है। पर पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, ये प्रिंटिंग, कोई अपने आइडियाज़ छापा बुक में, कोई न्यूज़पेपर में, कोई आर्टिकल्स में, तो ये प्रिंटिंग की मदद से उसके आइडियाज़ क्या करते थे बेटा, एक देश से दूसरे देश क्या होते थे, स्प्रेड करते थे, उसी कंट्री में ही पूरे कंट्री के अंदर स्प्रेड करते थे। तो प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा रोल था किसमें, नए आइडियाज स्प्रेड कराने में। ये जो सोसाइटी में रिफॉर्म आया, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो हमेशा से ऐसी नहीं रही थी, है ना। हमारे कंट्री में आपने पढ़ा होगा, इनका नाम सुना होगा बेटा, राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, सुना है ना, राजा राम मोहन रॉय। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा ना। रेनेसा का मतलब क्या होता है, रेनेसा का मतलब क्या होता है कि चेंज आना एक तरीके से। मतलब उस टाइम पे क्या होता है बेटा, सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है ना, लोगों की सोच भी इवॉल्व होती है। तो एक्चुअली में जो रेनेसा आया था ये यूरोप में बहुत जल्दी आ गया था 15th सेंचुरी, पर इंडिया में कब आया था बेटा, 18th सेंचुरी में, जब राजा राम मोहन रॉय, है ना, कुछ लोगों के साथ मिलकर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, है ना, ये सब लोगों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था बेटा, सोसाइटी में रिफॉर्म लाए थे। क्या लाए थे, सोसाइटी में रिफॉर्म। आपको पता होगा, आप पढ़ते भी हो कि हमारी जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल एविल से ग्रसित थी, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, है ना, पर्दा हो गया, विडो रीमैरिज। अगर एक बार कोई विडो हो जाता तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, है ना, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी थी उस समय, बहुत सारी सोसाइटी किससे ग्रसित थी बेटा, सोशल एविल से, ठीक है ना। बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो धीरे धीरे करके ये कुछ सोशल रिफॉर्मर आते हैं 18th सेंचुरी में, जो हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं बेटा, रिफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने भी किसकी मदद ली थी बेटा, प्रिंट कल्चर की मदद ली थी। किसकी ली थी, प्रिंट मीडिया की मदद ली थी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, ठीक है ना, चाहे वो आर्टिकल हो। मैं आपको बताऊंगा भी, राजा राम मोहन रॉय ने एक वीकली अखबार शुरू किया था, उसका नाम क्या था बेटा, संवाद कौमुदी। क्या नाम था, संवाद कौमुदी, बंगाली में शुरू किया था। ये राजा राम मोहन रॉय ना, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, ठीक है ना। एक्चुअली में हुआ क्या था, इनके सामने उस समय आपने सुना होगा एक प्रथा होती थी जिसको हम लोग बोलते हैं सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई शादीशुदा कपल है ना, अगर पति की डेथ हो गई तो पत्नी को अपनी वो एक तरीके से लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता था बेटा, जिस चिता में पति जलता था उसी चिता में पत्नी भी जल जाती थी, वे सती थी, है ना। मतलब बहुत खतरनाक प्रथा थी, हिंदू प्रथा। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे ना बेटा, इनकी आंखों के सामने इनकी सगी बहन को जला दिया गया था। तो उस दिन इन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस सोसाइटी से, है ना, क्या करूंगा, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ब्रिटिशर्स के साथ मिलके इन्होंने क्या किया था बेटा, लगभग 1829 में
सती प्रथा को क्या करवा दिया था, खत्म करवा दिया था ना, लॉ पास करवा के खत्म करवाया था। उसी प्रकार ईश्वरचंद विद्यासागर है ना, उन्होंने क्या किया था, एक्चुअली में बीडो का हालत बहुत खराब था। अब एक चीज बताओ, किसी की 8 साल में शादी हो गई, अब मान लो उस समय कोई मौत का ठिकाना तो रहता नहीं था, 8 साल में किसी लड़की की शादी हो गई, लड़का भी 10-11 साल का रहता था, तो जब अगर मान लो 10-11 साल में उस लड़के की डेथ हो गई, तो समझो 8-9 साल में वो जो लड़की है विधवा हो गई। अब वो जीवन भर वैसे ही रहेगी, सफ़ेद साड़ी में, ना कभी किसी खिलौने से खेल सकती है, ना किसी से बात कर सकती है ना, मतलब उसकी जीवन से सब कुछ खत्म, एक तरीके से उसका जीवन ही खत्म, वो सिर्फ जी रही है, ठीक ना, बोलते ना जिंदा लाश होना। तो ये बहुत खतरनाक थी। तो बीडो के लिए उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ना उनको दोबारा शादी कर, बेटा 8 साल में किसकी कितनी समझ रहती है, इसके बावजूद भी क्या किया जाता था, उनसे सारी खुशियां छीन ली जाती थी, है ना। तो बीडो के लिए, है ना, जो विधवाएं हो जाती थी उनके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत काम किया, है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत काम किया, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे एसोसिएशन भी खोले, उनके लिए स्कूल भी खोले, ताकि जो विडोज है एजुकेशन ले सके। अगर एजुकेशन ले लेंगी तो कैसे हो जाएंगे बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा बेटा, फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। फ्रांस में भी रेवोल्यूशन आया था 1789 में, ठीक है। तो फ्रांस में भी जब रेवोल्यूशन आया, जिसमें जो थर्ड स्टेट वाले थे उनको दबा के रखा गया था मेजोरिटी के द्वारा, अरिस्टोक्रेट्स के द्वारा, तो वहां भी कैसे रेवोल्यूशन आया। वहां अपने फिलोसफर के नाम पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स, रूसो, है ना, पढ़ा है, वोल्टेयर। तो ये सब जो फिलोसफर थे, ये क्या करते थे बेटा, लोगों को आइडियाज देते थे, लोगों को सिखाते थे, उनके राइट्स के बारे में बताते थे कि आपके राइट्स का हनन हो रहा है। तब जाके ये लोग क्या करते थे बेटा, मोनार्की के खिलाफ इन्होंने रिवोल्यूशन किया था, और एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन। धीरे धीरे करके फिर वही फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियाज पूरे यूरोप में फैले थे, और पूरे यूरोप में भी क्या आया था, रिवोल्यूशन आया। तो हम लोग पढ़ते हैं ना सोशलिज्म इन यूरोप में। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें हैं, है ना, ये जो रिवोल्यूशन हुआ उसमें बैकग्राउंड कौन बना रहा था बेटा, प्रिंट, है ना। प्रिंट कल्चर पूरा बैकग्राउंड बना रहा था, है ना। कोई भी आइडियाज फैलाने तो सब किसका काम है बेटा, प्रिंटिंग कल्चर का। तो उसी के बारे में इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ना, कि एक्चुअली में आपने सब पढ़ लिया, सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ लिया, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ लिया, पर जो मेन चीज है जिसके कारण से, है ना, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, वो कौन कर रहा था बेटा, प्रिंट, है ना। अगर ये नहीं होता तो अखबार नहीं छपते, है ना, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती, अखबार नहीं छपते, है ना, आर्टिकल्स नहीं छपते, तो लोगों को बुक्स नहीं छपती, है ना, तो लोगों के पास कैसे पहुंचता, तो कैसे लोग पढ़ते और आइडियाज। आज के बच्चे नहीं पढ़ते बुक्स, आज तो आज सोशल मीडिया में, है ना, न्यूज़ मिल जाता है, इसीलिए लोग क्या फेक न्यूज़ के ज़्यादा शिकार रहते हैं। पहले कोई भी चीज़ लिखी जाती थी तो ऑथेंटिक चीज़ लिखी जाती थी, आज आप भरोसा नहीं कर सकते। आपने देखा था ना बीच में वो एक्टर धर्मेंद्र, है ना, कितना फेक न्यूज़ आ गया था, फालतू उनका क्या कर दिया बेटा, डेथ, है ना, और ऐसे ट्विटर में भी ट्वीट कर दिए। तो ये जितना होते हैं ना, जितना ऐसा सुविधाएं आती, टेक्नोलॉजी आती, उतनी ज़्यादा क्या आती बेटा, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन भी आते हैं। तो इसी के बारे में पूरा हम लोग को क्या करना बेटा, पढ़ना है। तो कुछ बुक्स है इसमें, याद रखो बेटा, है ना। जैसे जो सबसे पहली बुक छपी थी चाइना में, उस बुक का नाम क्या था बेटा, एकॉर्डियन बुक। एकॉर्डियन बुक मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसा होता है, ये देखो, ये जिगजैग मैनर में होती है ना। जैसे पहले डायरियां आती थी ना, ऐसे लॉक खोलो तो ऐसे पूरा खुल जाती थी, है ना। जैसे हारमोनियम होता है, उसको पूरा जिगजैग मैनर में, तो पहले बुक कैसी होती थी बेटा, ऐसे जिगजैग मैनर में होती थी, ठीक है ना। तो ये एकॉर्डियन बुक है, ये पहली बुक थी जो चाइना में क्या की गई थी बेटा, छापी गई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से। जिगजैग दिख रही ना, कहीं आपको स्टिचेस दिख रहे हैं क्या बेटा, बस एक कॉर्नर पे लगा हुआ है, बाकी क्या है, जिगजैग फॉर्म में पूरी बुक क्या है, लिखी हुई थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एकॉर्डियन बुक। तो पहली बुक थी जो चाइना में छापी गई थी, है ना। इसमें मेनली आपको बुक्स ज्यादा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में बुक्स के नाम पूछ देता है, उसके राइटर कौन थे वो पूछ देता है। उसी प्रकार से देखो बेटा, ये जैसे जब जापान पहुंचा तो जापान ने जो अपनी पहली बुक लिखी थी वो कौन सी थी बेटा, डायमंड सूत्रा, है ना। तो सबसे ओल्डेस्ट बुक जो जापान में लिखी गई थी वो कौन सी थी, डायमंड सूत्रा, है ना। वैसे ही एक उकियो थे बेटा, है ना, उकियो एक पेंटिंग है बेसिकली, है ना। उकियो को हम लोग फ्लोटिंग पेंटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पेंटिंग, है ना। जिसमें ये पेंटिंग किसने बनाई थी बेटा, कितागावा उतामारो ने क्या की थी बेटा, पेंटिंग बनाई थी। और पहले के जमाने की जो पेंटिंग होती है, आज आप लोग देखते होंगे ऑयल का यूज करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, पर ये बहुत ही रॉ पेंटिंग बनाई गई थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग
की मदद से। तो ये बहुत फेमस पेंटिंग है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी कॉपी करने की भी कोशिश की पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाए। तो याद रखना ये उकियो एक क्या थी बेटा, कितागावा उतामारो के द्वारा बनाई गई एक फ्लोटिंग पेंटिंग थी। फ्लोटिंग पेंटिंग क्या होती है, जिसमें आप मान लो एक कोई किसी की इमेज बना रहे हो, है ना, जैसे धमाल में था ना, घोड़े की इमेज बनाता बेटा, है ना, हाँ, तो ऐसे जो इमेज बनाते हो रियलिटी वाली की चीजें हो रही हैं एक्चुअल में, उनको फ्लोटिंग पेंटिंग बोलते हैं ना। तो उकियो ये जो पेंटिंग थी किसने बनाई थी बेटा, कितागावा उतामारो ने। उसी प्रकार कोरिया में जो पहली बुक छपी थी उसका नाम क्या था बेटा, जिगजी, है ना। एक ये बुद्धिस्ट बुक थी, कौन सी थी, बुद्धिस्ट बुक थी, है ना। और ये पहली बुक थी जिसमें क्या था बेटा, मूवेबल मेटल टाइप था। कैसा था, मूवेबल मेटल टाइप जो पहली बुक छपी थी वो कौन सी थी बेटा, जिगजी। आप बोलोगे सर ये मूवेबल मेटल टाइप क्या होता है ना। समझो, ये जैसे फ्रेम बना हुआ है, अभी मैंने क्या किया बेटा, ये इसमें कुछ लिखा हुआ मेटल में, है ना। तो अभी अगर मैंने इसको छाप लिया तो अभी ये मेटल रिमूव करूंगा, मैं दूसरा मेटल लगा दूंगा, तो ये मेटल को रिमूव कर रहे हैं कि नहीं, मेटल को। तो ये जो पहली मेटल रिमूवेबल बुक बनी थी वो कौन सी थी बेटा, जिगजी बनी थी। उसमें आपने ये मेटल को लिया, है ना, इसके ऊपर इंक लगा, इसको छाप लिया। अब मेरे को दूसरा कुछ छापना, मैं दूसरा मेटल सेट करूंगा, उस पर इंक लगाऊंगा, फिर छाप लूंगा, फिर तीसरा मेटल लगाऊंगा। तो मेटल को आप रिमूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यही क्या थी बेटा, पहली मेटल रिमूवेबल बुक थी, कौन थी, जिगजी, है ना। कहाँ छपी थी, कोरिया में। और कैसी बुक थी, बुद्धिस्ट बुक थी, है ना। चलो इसी में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब ये अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे प्रिंटिंग का ओरिजिन हुआ और कैसे कोरिया तक पहुंची। पहले चाइना में ओरिजिन हुआ, फिर कहाँ गई बेटा, जापान, फिर कहाँ गई, कोरिया। अब यूरोप तक कैसे पहुंची बेटा, है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप तक कैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंचा, है ना। अभी हम लोग बहुत प्रिमिटिव टाइप में पढ़ रहे हैं। सबसे जो बेसिक प्रिंटिंग शुरू हुई थी कौन सी थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड में इनक्रेव करते थे, इंक लगाते थे और प्रिंट कर देते थे। अब क्या होता है बेटा, एक मार्को पोलो रहते हैं, है ना। ये कहाँ जाते हैं बेटा, चाइना जाते हैं घूमने के लिए। और जब वो वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। सोचो अभी तक 1295 तक यूरोप वाले जानते भी नहीं थे कि प्रिंटिंग क्या होती थी। यूरोप वाले जानते भी नहीं थे। तो आप बोलोगे सर फिर हिस्ट्री की इतनी बड़ी बड़ी किताबें तो कैसे लिखी जाती थी। वो कौन लिखता था बेटा, स्क्राइब्स होते थे। कौन होते थे, स्क्राइब्स, जिनका काम ही क्या होता था कि बुक रख दो उनके सामने, वो क्या करते थे बेटा, बुक से देख देख के नई किताबें लिखते थे। अब ये जो स्क्राइब्स है ना बेटा, इनका ये एक तो इनको बहुत एक्सपेंसिव होते थे, चार्जेस लगते थे। दूसरा क्या होता था बेटा, टाइम कंज्यूमिंग रहता था, ठीक है। तो समझो अभी तक यूरोप वाले नहीं जानते थे, चाइना में डिस्कवर हो गए, पर अभी तक यूरोप वाले नहीं जानते थे कि प्रिंटिंग नाम का कुछ चीज होता, प्रिंटिंग मशीन नाम का कुछ चीज होता। जब चाइना आते घूमने बेटा, तो चाइना में क्या करते, देखते प्रिंटिंग मशीन को, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को, तो सोचते भाई ये क्या बेटा, बड़ी बवाल चीज है, इसको तो ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या करते, इस टेक्नोलॉजी को कहाँ लेके जाते बेटा, यूरोप। अब वो टेक्नोलॉजी ले गए, अब वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे। तो आगे हम लोग देखते भी है, पहली प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में बनती है, गुटेनबर्ग क्या करते हैं, बनाते। तो ये जिस रास्ते से चाइना है, तो उस रास्ते का नाम क्या था बेटा, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है बेटा, ऐसा रूट जो पूरा सिल्क का बना रहता है क्या, नहीं, है ना। ये रूट बेटा मंगोलिया से होते हुए यूरोप जाता है। इस रूट के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, जैसे चाइना है ना, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, आपका जापान। यहाँ से क्या होता था, सिल्क कहाँ जाता था, यूरोप जाता था। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना बेटा, इसी रूट का यूज कर करके कॉटन, सिल्क, ये सब कहाँ ले जाते थे, यूरोप ले जाते थे। वहां फिनिश गुड बना के फिर हमारी कंट्री में बेचते थे, क्योंकि यहाँ से ट्रेड सिल्क का ज्यादा होता था। इस कारण इसको क्या बोला गया बेटा, सिल्क रूट। अब नहीं है ना। अभी आपने सुना होगा चाइना क्या कर रहा है, फिर से सिल्क रूट को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ BRI। BRI क्या है बेटा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये कंट्री टू कंट्री क्या कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि फिर से सिल्क रूट क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए, ठीक है। अब ये इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेलम वर्सेस पेपर। ये क्या है बेटा, देखो मैं आपको बताया ना कि पहले पेपर बनाते ही नहीं आता था ना, चाइना में ही ट्रेडिशनल पेपर बनते थे, है ना। तो जब पेपर नहीं था तो लिखा किस में जाता था, वो क्या था बेटा, वेलम। क्या था, वेलम। वेलम क्या होता है बेटा, एनिमल की जो स्किन होती थी, है ना, उसी से वेलम बनता था, है ना। एकदम पतला सा पार्चमेंट जैसा पेपर बनता था, किसकी मदद से, एनिमल की स्किन। अब एनिमल की स्किन है बेटा, तो ये क्या महंगा बिकता था, बहुत महंगा बिकता था, एक्सपेंसिव था, ठीक है। पेपर तो फिर भी आजकल क्या हो गया बेटा, बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। तो समझ में आया वेलम क्या है, पेपर। तो जो एक चीज याद रखना, उस समय अगर पेपर भी था, है ना, पेपर क्या था, चीपर था। तो ये जो बुक रहती थी,
मतलब दो कैटेगरी की बुक बनती थी, एक तो जिसमें वेलम में लिखा जाता था, एक पेपर में लिखा जाता था। क्योंकि पेपर सस्ता पड़ता था तो ये बुक किसके लिए, गरीबों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर जो वेलम में लिखी जाती थी किताबें, वो किसके लिए होती थी बेटा, जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती थी, है ना, जो राजा की फैमिली हो गई, नोबेल पर्सन हो गए, उनके लिए ये बुक्स होती थी। ठीक है, आगे हम लोग यहां तक समझ है, कोई दिक्कत? देखो अब प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है बेटा, यूरोप पहुंच गई है ना। तो यूरोप में हम लोग देखेंगे ये देखो, ये गुटेनबर्ग ने क्या की थी बेटा, पहली प्रिंटिंग प्रेस क्या की थी, डेवलप की थी। वो जनरली क्या थे बेटा, गोल्ड स्मिथ थे, है ना, सोने चांदी का काम करते थे। और उन्होंने क्या किया था बेटा, मजाक मजाक में ऐसा प्रिंटिंग प्रेस ही बना डाली। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप की थी, अगर आपको पूछा जाए तो किसने की थी बेटा, गुटेनबर्ग ने। कहाँ की थी, जर्मनी में। कहाँ की थी बेटा, जर्मनी में। आपको लिखा हुआ 1448 में उन्होंने क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। और किससे इंस्पायर्ड था बेटा, इसमें स्क्रू मैकेनिज्म था। स्क्रू मैकेनिज्म, ऊपर स्क्रू दिख रहे हो बेटा, है ना, तो यहाँ प्लेट्स लगी रहती थी, यहाँ पेपर रख देते थे, ऊपर से इसको घुमाते थे, है ना, तो चीजें क्या हो जाती थी, छप जाती थी। फिर स्क्रू को ढीला करते थे, फिर दूसरा स्लाइड सेट करते थे, फिर उसको छापते थे। फिर तो अब इसमें भी ऐसा नहीं कि समय लगता था, पर एज कंपेयर टू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसमें थोड़ा कम समय लगता था। ठीक है ना। तो ये देखो स्क्रू मैकेनिज्म पूरा है इसमें। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था बेटा, इसको डेवलप किया था। और उन्होंने जो पहली बुक छापी थी वो क्या थी बेटा, द बाइबल। क्या थी, द बाइबल। उसकी उन्होंने कितनी कॉपियां छापी थी, 180 कॉपियां। उनको 180 कॉपियां छापने में कितना समय लग गया था, 3 इयर्स। और आज क्या होता है बेटा, आज ऐसा आप क्लिक करो, है ना, 180 क्या बेटा, 1080, है ना, 1,80,000 जितनी कॉपियां छापनी है छाप लो मशीन रख के। पर पहले बहुत समय लग गया था, मतलब 180 कॉपियां छापने में कितना लग गया था, 3 साल का वक्त लग गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, अभी जैसे ही गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप किया तो हम कहां से कहां मूव कर गए बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से मूवेबल मेटल टाइप। ऐसे मेटल, इधर मेटल सीट लगा होता था ना, तो मेटल एक को हटाया, उसको छापा, है ना, इधर से टाइट करके, फिर उसको हटाया, दूसरा मेटल लगाया। तो मेटल को रिमूव कर रहे हैं कि नहीं, मूव कर रहे हैं ना। तो यही क्या है बेटा, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से कैसे इवॉल्व हो गई बेटा, मूवेबल मेटल टाइप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई। कि गुटेनबर्ग के बारे में, जिन्होंने क्या किया था बेटा, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप की थी, गुटेनबर्ग ने। कहाँ डेवलप की थी, जर्मनी में। गुटेनबर्ग बहुत अमीर फैमिली से थे, अरिस्टोक्रेट्स थे क्या बेटा, नहीं, गोल्ड स्मिथ, है ना, सोने चांदी का काम करते थे, अरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, है ना, बहुत नॉर्मल फैमिली थी उनकी, है ना। तो उन्होंने पहली बुक कौन सी छापी थी बेटा, रामचरितमानस छापी थी क्या, नहीं, द बाइबल छापी थी। ठीक है ना। उसकी 180 कॉपियां छापी थी, कितने साल लग गए थे, 3 साल। उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी से छापी थी बेटा, मूवेबल मेटल टाइप, है ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इवॉल्व कर दिया था, किसमें, मूवेबल मेटल टाइप में। यहां तक समझ है। अब देखो जैसे बेटा बुक छपना शुरू होंगी, है ना, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप होगा, तो धीरे धीरे क्या आएगा बेटा, प्रिंट रेवोल्यूशन आएगा। अब लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो मार्केट में बुक ही नहीं थी, अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बुक्स क्या हो जाएंगी, मार्केट में आना शुरू होगा। क्यों पहले बुक नहीं थी, सर बुक लिखने में, छापने में बहुत समय लगता था। पर प्रिंटिंग प्रेस जब से आया तो धीरे धीरे बुक्स क्या हो गई बेटा, धीरे धीरे मार्केट में आने लगी। अब जब बुक मार्केट में आएंगी तो कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, जब बुक आएगी मार्केट में तो पब्लिक क्या करना शुरू करेगी बेटा, न्यू रीडिंग पब्लिक उनको रीड करना शुरू करेगी, है ना। पहले के जमाने में सोशल मीडिया थोड़ी होता था बेटा कि ऐसा स्टोरी डाल दिए चल गया, है ना, टीवी है देखते रहो। पहले बहुत सोशलाइज लोग थे, है ना, लोगों से मिलते थे, हालचाल पूछते थे, है ना, कोई भी नॉलेज चाहिए उनको तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे बेटा, बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहते। तो आज तो क्या हो जाता है, यूट्यूब में 1000 लेक्चर होते हैं, हम कुछ भी देख लेते हैं, तो चिंता नहीं रहता, हम लोग क्लास में उतना ध्यान से पढ़ते भी नहीं। पर पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो बुक धीरे धीरे क्या हो गई बेटा, जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो बुक कैसे हो गई बेटा, चीपर, सस्ती सस्ती बुक, क्योंकि पेपर भी, है ना, वो हो गया था, इन्वेंट हो गया था। तो जो भी बुक छपती थी वो धीरे धीरे सस्ती होने लगी थी, है ना। और ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते थे, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स को हम लोग प्रोडक्शन कर सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग शुरू होता है। लोग रीड करना, पहले क्यों नहीं रीड कर पाते थे, क्योंकि बुक ही नहीं होती थी। अगर बुक होती तो बहुत लिमिटेड होती, तो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो लोग रीड करना भी चाहते थे तो नहीं कर पाते थे। पर प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद बुक सस्ती भी हो गई, मार्केट में भी आ गई, और जो बुक आपको रीड करना वो रीड कर सकते हो। सेकेंड कल्चर जो है ओरल टू रीडिंग कल्चर हो गया। पहले जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पहले क्या होता था, जैसे टीचर होते थे, टीचर ऐसा कुछ भी उनको ज्ञान की बातें बता के चले गए,
है ना। अब आपके जो दिमाग में रह गया आप क्या करोगे, अगले को बताओगे, अगले के जो दिमाग में रह गया वो अगले को बताएगा। तो पहले ओरल कल्चर चलता था, है ना, ओरली चीजें क्या हो जाती थी, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती थी। पर धीरे धीरे जैसे प्रिंटिंग कल्चर का एवोल्यूशन हुआ, क्या शुरू हो गया बेटा, रीडिंग कल्चर। आपने कुछ बोला, मैंने छाप लिया, है ना, मेरे से दूसरे ने छापा, दूसरे से तीसरे ने छापा, तो ये रीडिंग कल्चर क्या हो गया बेटा, शुरू हो गया। ठीक है, तो हियरिंग पब्लिक से क्या हो गई बेटा, पब्लिक कैसे हो गई, रीडिंग पब्लिक हो गई। ठीक है, फिर जैसे ही बेटा बुक्स आई तो इसके बाद रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई। क्यों, देखो पहले जैसे बाइबल हो गई, कुरान हो गया, हमारे में जैसे भगवत गीता हो गया, है ना, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है वो बहुत लिमिटेड होते थे, है ना, और वो कहाँ रखे रहते थे, मंदिरों में। बाइबल होगा तो, है ना, वो कहाँ रखा रहेगा बेटा, चर्च में रखा रहेगा। और उसको चर्च के कौन हेड होते थे बेटा, जैसे हमारे हिंदू में क्या होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वैसे चर्च में क्या होते हैं, क्लर्जी होते हैं, फादर होते हैं, पोप होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है बहुत लिमिटेड होते थे, है ना। जब बहुत लिमिटेड है तो क्या उनको कोई पढ़ पाएगा क्या बेटा, नहीं। तो जो क्लर्जी ने बोल दिया, है ना, जो पोप ने बोल दिया कि ये चीज सही है वो सही है, ये चीज गलत है तो गलत है। जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो कैसे आप उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करोगे। पर एक चीज बताओ, अगर बाइबल, जैसे गुटेनबर्ग ने क्या किया, बाइबल की 180 कॉपियां छापी और छाप के मार्केट में डाल दी, है ना, तो मार्केट में लोग जाके पढ़ेंगे कि नहीं। जब आप पढ़ोगे, है ना, एक आपको मैं फिलोसफर का नाम बताता हूं, सोक्रेत, नाम सुना होगा आपने, है ना, सोक्रेत बोलते हैं, ये यूरोप के थे। इन्होंने क्या बोला बेटा, सबसे, अगर आप ह्यूमन हो, इंटेलेक्चुअल आदमी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बेटा, किसी चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दोगे तो अपने आप आपको जीवन में जवाब मिलने लगेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर बुक आई, आप पढ़ोगे तो एक आपका माइंडसेट बनेगा कि नहीं, आपकी थिंकिंग बनेगी कि नहीं, तो आप ये सोचना शुरू करोगे ना कि ये नहीं, ये तो यार गलत है, ये सही है। एक चीज बताओ, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, आपको उसमें लिखा हुआ, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, लिखा है कि सती था, चाइल्ड मैरिज था, तो आज आप क्या सोचते हो, नहीं गलत था, है ना। अगर वही चीज आपको बार बार आपके माइंड में कोई डाल रहा है कि नहीं सती अच्छा था, चाइल्ड मैरिज अच्छा था, सती अच्छा था, चाइल्ड मैरिज, तो आप भी कुछ दिन बाद मानने लगोगे हाँ सही रहा होगा। पर आप जब बुक्स पढ़ोगे, है ना, रेडिकल आइडियाज की बुक पढ़ोगे, जब आप उसमें देखोगे, आप क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो ना, रेशनल थिंकिंग करते हो कि अच्छा चलो ठीक है, सती सही था तो क्यों सही था, चाइल्ड मैरिज सही था तो क्यों सही था। कब पता चलेगा, जब आप बुक रीड करोगे, कोई आपको सही इंफॉर्मेशन देगा, तब पता चलेगा ना, तब आपके अंदर एक थिंकिंग बनेगी कि क्या सही है क्या गलत। अगर आप रीड ही नहीं कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्या एक थिंकिंग बनेगा, जो सोसाइटी ने बोला वो सही मान लोगे। आज भी होता है ना, बिल्ली रास्ता काटी नहीं जाना है आगे, होता है, मानते हैं ना। तो ये मिथ है ना। पर आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में हमको पता है कि बेटा ऐसा क्या हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट दी तो चले जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना, जो है वो तो होना ही है ना। तो ये एक मिथ है एक प्रकार का। उसी प्रकार से पहले क्या होता था कि अगर चर्च के फादर ने बोल दिया बेटा ये सही है, अगर तुमको ऐसा पास होना है $1000 दे दो, है ना, शादी करवानी है $3000 दे दो, तो लोग मान लेते थे, चलो भाई शादी हो जाएगी, $3000 क्या दे दो, है ना। राजा को कोई प्रॉब्लम है, 10 ऐसा सोने के सिक्के दे दो। मतलब जो फादर, पोप, प्रीस्ट जो बोल दिए लोग वो मान लेते थे, सवाल भी नहीं करते थे। पर जब बाइबल मार्केट में आया, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, है ना, लोगों ने अपने धर्म के बारे में जाना, तो उनको पता चला बेटा कि क्या सही है क्या गलत। तो जब लोगों को पता चलेगा तो क्या करना शुरू करेंगे बेटा, क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे कि चलो ठीक है, आप बोलते हो कि हमको आना चाहिए, है ना, हमको कोई रिचुअल करना है तो आपको हमको इतना पैसा देना चाहिए, क्यों दे, क्या करोगे आप इस पैसे का। आज होते ना लोग जाते बेटा, हम क्यों जाए मंदिर, हम ये क्यों करें, फूल क्यों चढ़ाएं, क्यों ये सब करें। लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते, नहीं मम्मी आप ये गलत बोल रही हो, करते हैं ना। तो क्या हो जाता है बेटा, जब लोगों के अंदर क्या होता है, नॉलेज आता है, इंटेलेक्चुअल आता है, तो क्या हो जाता है बेटा, डिबेट शुरू हो जाती है। तो उस समय भी क्या हुआ था बेटा, रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई, है ना। कुछ ऐसे थे जो चर्च को सपोर्ट कर रहे थे, चर्च के आइडियाज को, जो कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे बेटा, रेडिकल आइडियाज को सपोर्ट कर रहे थे, वो चर्च में चेंज चाहते थे, है ना। उनको पता था कि जो चर्च था कैसा था बेटा, ऑर्थोडॉक्स सोच का था, कैसा था, ऑर्थोडॉक्स, तो वो चेंज चाहते थे बेसिकली, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है बेटा, जैसे प्रिंट कल्चर आता है तो उससे कुछ चेंजेस आते हैं। पहला, पब्लिक कैसे हो जाती है, हियरिंग से रीडिंग पब्लिक हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और डिबेट्स चालू हो जाती है, रिलीजियस डिबेट्स चालू हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब बहुत सारी बुक है बेटा, मेनली तो सबसे पहले रिलीजियस बुक अगर मार्केट में आएंगी तो लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो क्वेश्चनिंग करेंगे तो बेटा क्या सही क्या गलत। अब अगर आप चर्च से पूछोगे कि क्या ये सही है जो मैंने सवाल किया, तो चर्च भी कुछ ना कुछ जवाब तो देगा ना बेटा। तो ऐसे वाद विवाद चलते रहते थे, ठीक है।
यहाँ तक समझ है? तो एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें जो रिलीजियस डिबेट थी, जिसने सबसे ज्यादा कोशिश किया चर्च में रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि चर्च में बहुत करप्शन था। वहां के जो पोप थे, फादर थे, भर भर के क्या करते थे बेटा, रिचुअल के नाम पे पैसे खाते थे। ठीक है ना, आपको ये रिचुअल कराना, इतना पेड कर दो, है ना, ये कराना है, आप चिंता मत, जैसे होता ना मंदिरों में जाते हैं हवन कराना, ठीक है 2000 दे दो हम आपके नाम से कर देंगे, होता ना, हर उसमें धर्म में होता है, रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कौन खिलाफ थे बेटा, मार्टिन लूथर। कौन थे, मार्टिन लूथर। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था बेटा, 95 थीसिस भी लिखा था, है ना, एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, 95 पॉइंट्स दिए थे, और उसमें क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था कि ये चर्च में इतनी कमियां हैं, इसको हमको क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। तो जो मार्टिन लूथर ने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का क्या नाम था बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि चर्च में क्या ला सके बेटा, हम लोग रिफॉर्म ला सके। ठीक है, तो याद रखना जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया था तो यूरोप में दो ग्रुप हो गए थे बेटा। एक तो कौन थे, जो क्या करते थे बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। ठीक है, किसको सपोर्ट करते थे, रोमन कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। एक कौन थे बेटा, दूसरे ग्रुप कौन आ गए थे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो ये ग्रुप क्या चाहते थे बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च वाले ग्रुप क्या चाहते थे कि जो चल रहा है चंगा है, कोई दिक्कत नहीं, चर्च बोल रहा है ये रिचुअल करो, हम करेंगे। मतलब ये कैसी सोच के थे बेटा, ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, है ना, पुरानी सोच के। और ये थोड़ा कैसे थे बेटा, रेडिकल सोच के। मतलब ये किसमें बिलीव करते थे, रिफॉर्म आना चाहिए, है ना, जो इतना करप्शन है चर्च में उसको क्या होना चाहिए बेटा, रिफॉर्म आना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। सीधी सी बात है बेटा, अगर मेरे को मुक्ति चाहिए, बोलते ना कि आपका जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है, ताकि आपको मुक्ति मिल सके, है ना। अल्टीमेट पाथ क्या होता है, किसी भी चीज का अल्टीमेट पाथ क्या है, साल्वेशन। साल्वेशन ही तो है बेटा, है ना, मुक्ति। तो क्या होता है, क्या बोला जाता है कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए मेरे को $1000, $2000, $3000 पैसा देने की क्या जरूरत है बेटा, है ना। मुक्ति चाहिए होगी तो सीधी सी बात, मैं पूजा पाठ करूंगा उससे मिल जाएगी, भक्ति करूंगा उससे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये कौन थे बेटा, रोमन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाले जो चर्च में रिफॉर्म चाहते थे। और ये कौन थे बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च जो रिफॉर्म नहीं चाहते थे, ऑर्थोडॉक्स सोच में थे। ठीक है, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग अब पढ़ेंगे मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में हम लोग। ठीक है, तो अब ये मार्टिन लूथर कौन थे बेटा, अभी मैं आपको बता दिया किस ग्रुप में थे बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अभी मैं आपको बताया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कैसा ग्रुप था, जो चर्च में रिफॉर्म चाहता था। और रोमन कैथोलिक चर्च ग्रुप कैसा था बेटा, जो रिफॉर्म नहीं चाहता, तो चाहता था कि जैसा चल रहा वैसा चलने दो, ऑर्थोडॉक्सी चल रही है चलने दो, पर ये ग्रुप रिफॉर्म चाहता था। और इसकी कमान किसने ले रखी थी बेटा, मार्टिन लूथर जी ने, है ना। मार्टिन लूथर एक्चुअली में क्या थे, एक जर्मन मॉन्क थे। मॉन्क कौन होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं ना बेटा, वो। और प्रोफेसर थे, किसके प्रोफेसर थे बेटा, थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन की स्टडी करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थियोलॉजी। इनका बर्थ दिया है 1483 से 1546 तक, है ना। तो ये अभी मैं आपको बताया कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के सेंट्रल फिगर थे, मतलब मेन यही क्या कर रहे थे बेटा, उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, किसके अगेंस्ट में कर रहे थे बेटा, ये जो कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, एक्चुअली में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है इसमें जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस हैं, है ना, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस हैं, है ना, जो क्या करते बेटा, रिचुअल के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, है ना, करप्शन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में क्या किया था उन्होंने बेटा, मूवमेंट चालू किया था और एक ग्रुप बनाया था, क्या नाम था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, है ना। इन्होंने क्या बोला था, ये किसमें बिलीव करते थे कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, बोलते हैं ना जीवन का उद्देश्य क्या है बेटा, मुक्ति, है ना। बोला जाता है ना कितने लाख योनियों में हम लोग जन्म लेते हैं, उसमें इंसान के रूप में जो जन्म लेते हैं, मतलब हमने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, और इंसान के रूप में क्या मिल जाती है हमको, अगर हम लोग भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो क्या मिल जाएगी, मुक्ति। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल साल्वेशन है, मुक्ति है, वो तो किससे आ सकता है बेटा, अगर हम लोग भक्ति करें, है ना, फेथ करें, किसी चीज पे विश्वास करें, है ना, इंस्टेड ऑफ रिचुअल और पेमेंट्स, है ना। अगर मेरे को कुछ चाहिए तो भक्ति मात्र से क्या हो जाता है बेटा, रोज तुम्हारा फोन बजता है ना, तो भक्ति मात्र से चीजें हो जाती है ना, हमको रिचुअल्स या फिर पेमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, 95 थेसिस 1517 में। और इस बुक में क्या था, इन्होंने 95 पॉइंट्स दिए थे। एक्चुअली में वो कौन से पॉइंट्स थे बेटा, वो पॉइंट्स जो क्या थे, चर्च में जो वो रिफॉर्म चाहते थे,
कि ये रिफॉर्म चर्च में होना चाहिए, रोमन कैथोलिक चर्च में ये रिफॉर्म होना चाहिए। तो 95 पॉइंट्स लिख के दिए थे। और एक बिटनबर्ग बोले तो जर्मनी में एक चर्च है, बहुत बड़ी चर्च है, वहां गेट पे उन्होंने क्या किया था बेटा, इस बुक को रख के आ गए थे, आप लोग पढ़ो इस बुक को और रिफॉर्म लाओ, है ना। तो इन्होंने अकेले दम पे क्या किया था बेटा, रोमन कैथोलिक चर्च, है ना, यूरोप में जो चर्च था, जितना करप्शन चल रहा था, है ना, फालतू ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था बेटा, मूवमेंट किया था, है ना। दीज आइडियाज स्प्रेड क्विकली बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो इनके जो आइडियाज थे, इन्होंने 95 थेसिस नाम की बुक तो लिख दी, पर ये आइडियाज जो स्प्रेड हुए किसकी मदद से हुए बेटा, प्रिंट कल्चर की मदद से हुए। अगर प्रिंट कल्चर नहीं होता तो क्या ये बुक स्प्रेड हो पाती क्या बेटा, लोगों के पास पहुंच पाती क्या? अगर लोग नहीं पढ़ते तो क्या जान पाते कि चर्च में क्या कमियां हैं? अगर नहीं जान पाते तो बेटा क्या प्रोटेस्ट कर पाते? नहीं। तो क्या रिफॉर्म आ पाता चर्च में? नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो ये मार्टिन लूथर थे जिन्होंने इसकी क्या रखी थी बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की न्यू रखी थी। बेसिकली क्या था, रोमन कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म लाना। अगला देखो, तो लूथर के आइडियाज का क्या इंपैक्ट हुआ था बेटा यूरोप में और प्रिंट कल्चर में। सबसे पहले हम लोग रिलीजन और सोसाइटी में देखते हैं। तो क्या हुआ था बेटा, एक नया ग्रुप आ गया था। पहले कौन सा था, रोमन कैथोलिक, अब ये नया ग्रुप आ गया था। उस ग्रुप का नाम क्या था बेटा, प्रोटेस्टेंट चर्चेस, है ना। जैसे लूथरन्स हो गया, कैल्विनिस्ट हो गया, ये सब कैसी चर्चेस थी बेटा, जो किस आइडियाज पे थी, रेडिकल आइडियाज पे, और जो क्या चाहती थी बेटा, रिफॉर्म चाहती थी। क्या चाहती थी, रिफॉर्म, ठीक है ना। सेकेंड क्या हुआ गया था, जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसकी पावर को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, छीन लिया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे, रिचुअल्स के नाम पे लोगों को लूट रहे थे, है ना। थर्ड, इनकरेज पीपल टू क्वेश्चन अथॉरिटी। जो मैंने आपको बताया सोक्रेट का सबसे बड़ा आइडिया, है ना, लोगों को पावर दी कि आप अथॉरिटी जो है, मान लो चर्च की अथॉरिटी, पहले चर्च की जो अथॉरिटी होती थी, फादर होते थे, पोप होते, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। पर इन्होंने क्या दिया बेटा, सवाल करो ना, उनकी जिम्मेदारी है जवाब देना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे, है ना, तो हमारे लिए अकाउंटेबल है। अगर हम कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे ना बेटा, देना उनका धर्म बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो वैसे ही आप अथॉरिटी को सवाल कर सकते हो, है ना। आप अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी उनके सामने रख सकते हो कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। मतलब एक तरीके से लोगों को क्या दिया गया बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया कि आप बोल सकते हो, अपने आइडियाज रख सकते हो। और बेसिकली लड़ाई तो ही तो इसी की है ना, फ्रीडम की तो लड़ाई है कि आप कुछ बोलो, तो ऐसा नहीं कि आप बोलो तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए, है ना। दूसरा, प्रिंटिंग और लिटरेसी में क्या हुआ था बेटा, धीरे धीरे लूथर ने क्या किया था बेटा, ये जो बाइबल थी उसको किस में ट्रांसलेट किया, जर्मन में, और उसको प्रिंट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जर्मन लोग क्या कर सके, इस बाइबल को पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। और ये एक चीज और किया था, ये जो बाइबल थी ये ऑर्डिनरी पीपल तक क्या हो सके बेटा, पहुंच सके। ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंचेगी तो ज्यादातर तो क्या है ना, किसी भी सोसाइटी में तो ज्यादातर कौन होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल ही होते हैं। अगर वो पढ़ेंगे, आइडियाज को जानेंगे, तो वो तो आवाज उठाएंगे ना बेटा, प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। धीरे धीरे क्या होने लगा, तो बेटा जैसे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, प्रिंटेड बुक्स की डिमांड क्या होने लगी थी, उठने लगी थी, बहुत ज्यादा डिमांड आने लगी थी, है ना। ये नए नए आइडियाज रैपिडली क्या होने लगे थे, स्प्रेड होने लगे थे। कल्चर ऑफ डिबेट चालू हो गया था। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था कि कोई बोल दिया ये है, सुबह है तो है, हम भी मान लेते थे, शाम है तो है, हम भी मान लेते थे। पर क्या हुआ, जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो लोग क्या करना शुरू किए बेटा, डिबेट करना शुरू किए, है ना। किसी भी टॉपिक को उठा के डिबेट डिस्कशन करना शुरू किए। तो लोगों की क्या हो जाएगा, अगर डिबेट डिस्कशन होगा तो नए आइडियाज आएंगे, नए इनोवेशन आएंगे, ठीक है ना, रिफॉर्म आएगा। तो वो सारी चीजें क्या हुई थी बेटा, शुरू हुई थी, है ना। डिस्कशन हुआ, लिटरेसी बढ़ने लगा था, लोग पढ़ने लिखने लगे थे, है ना। लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी थी। अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो एटलीस्ट बेसिक अपना क्वेश्चन तो कर सकेंगे, अधिकार तो जान सकेंगे। तो कौन हमारे अधिकार का हनन कर रहा है उसके बारे में हम लोग एटलीस्ट जान सकेंगे, आवाज उठा सकेंगे, अगर हमको क्या है बेटा, बेसिक लेवल की लिटरेसी है, ज्ञान है, तो है ना। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, एटलीस्ट क्लास 8 तक तो सपोर्ट करती है ना। तो ये रीडिंग मैनिया बेटा, एक नया कल्चर आ गया था यूरोप में, लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। मैं आपको बताया भी था, आज क्या होता है बेटा, लोग आईफोन फ्लेक्स करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे बेटा, किताबें, रोड में ऐसा आईफोन लेके नहीं चलते थे, किताबें लेके पढ़ते हुए चलते थे। और जिसके हाथ में भी किताबें दिख जाए, समझो क्या है बेटा, अमीर है। क्योंकि पहले अमीर ही क्या कर पाते थे, किताबों को अफोर्ड कर पाते थे, है ना। अभी बहुत सस्ती हो गई हैं किताबें, अभी कोई वैल्यू नहीं, पड़ी रहती बेटा, अरे मैं सर टैब दिला दो, टैब में पढ़ लूंगा, किताबें क्या है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, जैसे रीडिंग मैनिया आता है ना, प्रिंट रेवोल्यूशन आता है, क्या हो जाता है, लिटरेसी रेट राइज होता है। कहाँ, यूरोप में लगभग 60 to 80% तक राइज हो जाता है। लोगों को शौक रहता है कि हमको पढ़ना है, ठीक है ना।
न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर आते बेटा, जैसे एल्मेनेक। एल्मेनेक क्या था बेटा? रिचुअल्स कैलेंडर, जिस वो कैलेंडर बनाते थे जिसमें सारे रिचुअल्स लिखे रहते थे कि ये रिचुअल है तो सही है, बाकी गलत है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एल्मेनेक बोलते थे। चैप बुक, चैप बुक्स क्या होती थी बेटा? पॉकेट साइज बुक छापी जाती थी ताकि इजिली आप क्या करो, है ना, रोड में लेके ऐसा पढ़ो, थोड़ा फ्लेक्स कर सको कि मेरे पास किताब है, अमीर हूं मैं, है ना। और एक क्या था बेटा? बिब्लियोथेक ब्लू। ये क्या थी बेटा? लो प्राइस्ड स्मॉल बुक होती थी। अब ये इतनी महंगी महंगी बुक सबको अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो अब गरीबों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो ये स्मॉल बुक्स छापी जाती थी, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? बिब्लियोथेक ब्लू बोलते थे ना। अब अगला है बेटा टॉपिक प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। प्रिंट कल्चर का इंपैक्ट क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, है ना, उसमें प्रिंट कल्चर क्या, है ना, इंपॉर्टेंस था उसका, उसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो ये हम लोग कब पढ़ेंगे बेटा? कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।